रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। हर बार हम एक नए व्यक्तित्व से, एक नए टैलेंट से रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ जो है बहुमुखी प्रतिभाशाली मैं कहूँ तो भी शायद कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज का हमारा जो मेहमान है वो बहुत सारी फील्ड्स में अपने आप को तैयार किया है, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी लिया है तो अवार्ड्स भी लिया है। अवार्ड्स सिर्फ अपनी काबिलियत से नहीं, दूसरों को मदद करने में भी उन्होंने लिया है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी नारी शक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिनसे आप सभी परिचित होंगे। हम बातचीत कर रहे हैं सिमरन चावला जी के बारे में। मैं समझती हूँ कि ये नाम ही काफी है, आप सभी गेस कर लिए होंगे सिमरन चावला कौन है, क्या है, और उनकी प्रोफाइल मुझे ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, जिन्होंने रिसेंटली प्रिंसेस इंडिया का अवार्ड भी लिया है और उन्होंने जॉन अब्राहम से प्रिंसेस इंडिया का क्राउन पहनाया गया। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत कुछ प्रोफाइल में से एक बात मैंने कही है, लेकिन उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और उन सभी को जानना है तो आपको पूरा इंटरव्यू सुनना पड़ेगा। एक एक पहलू में उन्होंने अपने आप को कैसे मजबूत बनाया, आगे बढ़ी और कैसे सीखा और अभी सभी को कैसे सिखा रहे हैं। तो चलिए, ये सारी विषयों को अगर हमें जानना है, समझना है, हम सिमरन जी को स्वागत करते हैं। सिमरन जी नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जुड़कर और आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और जो भी मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं वो सब शेयर करूंगी। और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत आप लोग कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे हमें किसी को भी, अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है। बात सही है, जब तक हम अपनी अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करते हैं तब तक हम कुछ हटकर हासिल नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं जीवन में। सिमरन जी, हम सबसे पहले आपकी वो लाइफ टाइम अचीवमेंट, शायद अब तक की उम्र के लिए उस पीरियड के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं जब आपको प्रिंसेस इंडिया का अवार्ड मिला और जॉन अब्राहम जी ने आपको क्राउन पहनाया। वो पल के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो पल तो मैं अभी तक बिल्कुल भूल ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो इतना, मतलब ऐसा पल था वो कि ऐसा लग रहा था जैसे सारे सपने उस एक पल में पूरे हो गए हों। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ते हैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। क्योंकि मेरा बचपन से ये सपना था कि मेरे को कुछ फैशन इंडस्ट्री, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरे को तैयार होना, फोटोग्राफ क्लिक कराना, नए नए कपड़े पहनना, ये सब बहुत पसंद था। बट फिर जब मतलब मैंने अपनी आंखों की रोशनी मेरी चली गई तो मैं इतना कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाई, और ये एक, मुझे लगता था कि सिर्फ एक सपना ही बन के रह गया है, शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा। या मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस हम छोड़ देते हैं कि नहीं, मतलब उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो ये चीज हो ही नहीं सकती है। बट फिर मेरे को जब पता चला कि ऐसा कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स के लिए स्पेशली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा। और फिर जब वो कॉन्टेस्ट जीता तो वो फीलिंग तो मतलब ऐसी है कि एक्सप्रेस ही नहीं करी जा सकती। उस प्रिंसेस इंडिया के बाद से कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्ड हुआ, और जब जॉन अब्राहम ने क्राउन किया और सारे सेलिब्रिटीज के बीच में वो सारा कुछ इवेंट हुआ, तो मतलब वो एक एक्सपीरियंस ना मैं शायद वर्ड्स में शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। मतलब वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, जैसे कि आपने बोला, वो एक्चुअल में लाइफ टाइम मेमोरी और एक बहुत ही हैपनिंग, नेवर फॉरगेटिंग वाला जो मोमेंट होता है कि कभी हम भूल ही नहीं सकते उस मोमेंट को, तो वो वैसा एक पल था। जी, ये तो हम समझ सकते हैं, एक नाउम्मीद की बात हो जाती है ये उस लेवल तक पहुंचना, और भले हम कितना भी मेहनत करते हैं तो कई बार लक से ही ये सभी काम होते हैं। सिमरन जी, जब आप मेहनत किया और कॉन्फिडेंटली आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस किया, ये सभी चीजें, क्या आपको उम्मीद थी कि आपको जॉन अब्राहम आकर के क्राउन पहनाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली
जब मैंने पार्टिसिपेट करा था तब मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं जीतूंगी या मैं ये जीतने के लिए परफॉर्म कर रही हूँ या जीतने के लिए मैंने पार्टिसिपेट करा है। मेरे को बस ये लग रहा था कि मेरे को अपना बेस्ट करना है और मतलब हो सकता है कि मेरे से बेटर कोई परफॉर्म करे तो वो डिजर्विंग होगा, या मतलब एक होता है ना कि मेरे को अपनी तरफ से बेस्ट देना है, मेरे को नहीं सोचना है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, बट जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती हूँ, जैसा मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं वो अपनी, जैसे बोलते हैं कि 100%, 100 का भी 101% देना है और फिर जो भी रिजल्ट होगा वो मतलब देखा जाएगा। तो मतलब जब मेरा परफॉर्मेंस हुई, डांस परफॉर्मेंस मैंने वहां पर करी थी टैलेंट राउंड में, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में डांस नहीं किया था और डांस करने का मतलब ये था कि उसके अंदर आपको लचक भी चाहिए होती है, आपको एक्सप्रेशंस भी लाने होते हैं, सब कुछ करना होता है, बट मेरे को पता ही नहीं था कि खुशी वाला रिएक्शन क्या होता है, अगर आपको उदास होना है तो आपको कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, अगर आप स्टेप्स कर रहे हो तो मतलब लचक कैसे लानी है, मटकना कैसे है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं डांस में और वो सब चीजें देखकर समझ में आती है कि कैसे रिएक्शंस देने हैं। उसमें बहुत चैलेंज था, बट फिर मैंने बस कहते हैं ना कि एक गाने के अंदर खो कर, मेरे जो कोरियोग्राफर थे उन्होंने मेरे को बोला था कि आप डांस स्टेप सीखो और गाने के अंदर खो जाओ, लिटरली खो जाओ कि मतलब आपको कुछ सोच के नहीं करना है, कुछ ऐसे फोर्सफुली नहीं रिएक्शन देना है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देना है, जो फीलिंग आ रही है उस टाइम पे बस वो फीलिंग एक्सप्रेस करो। और जो स्टेप्स मेरे को मेरे कोरियोग्राफर ने सिखाए थे वो सारे मैंने काउंट करके याद करे और फिर एक एक स्टेप था जो मेरे को अभी भी याद है, उसमें ना घूमना होता है, पूरा आपको घूम कर स्टेज को आगे फेस करना होता है। तो उसमें मेरे को सबसे ज्यादा चैलेंज आया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं घूमकर वापस ऑडियंस की तरफ फेस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट फिर मैंने उसको कैसे भी करके काउंट करके हर चीज करके उसको मैंने परफेक्ट किया कि मतलब मेरे को फाइनल डे पे एटलीस्ट ऑडियंस को फेस करना है। और जब वो परफॉर्मेंस हुई तब मेरे को क्लैप से लगा कि हाँ अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। और फिर जब अनाउंस हो रहे थे रिजल्ट्स तब भी मेरे को उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि शायद सेकंड रनर अप होंगी, शायद फर्स्ट रनर अप होंगी, बट विनर में मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट जब नाम अनाउंस हुआ तो दैट वाज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आई कैन अंडरस्टैंड सिमरन जी कि क्या हुआ हो सकता है उस समय में। जी जब इतनी सारी परफॉर्मेंसेस और इतने सारे स्टेजेस आपने क्रॉस किया है, तो हर स्टेज में कोई ना कोई गेस्ट होते थे, कुछ ना कुछ सवाल पूछते थे आपसे, या सिर्फ आप परफॉर्मेंस करके चले जाते? नहीं, एक्चुअली इसमें 3 राउंड्स हुए थे टोटल प्रिंसेस इंडिया में। तो जो पहला राउंड था वो ऑनलाइन था, उसके अंदर बस हमें अपनी पिक्चर्स शेयर करनी थी और अपना इंट्रोडक्शन और मतलब एज, वेट, हाइट, जो बायोडेटा होता है, प्रोफाइल शेयर करनी थी। उसके बाद उन्होंने उसमें से 44 गर्ल्स अक्रॉस इंडिया सिलेक्ट करे थे, जो कि मुंबई में उनका सेकेंड राउंड हुआ था हम सबका। और सेकेंड राउंड में हमें बस अपना इंट्रोडक्शन देना था, रैंप वॉक राउंड था और एक टैलेंट राउंड था। उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, बट जो फाइनल राउंड हुआ था उसके अंदर 16 गर्ल्स सिलेक्ट हुई थी, जो 16 फाइनलिस्ट थे। तो उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड थे, तो जजेस ने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे और उसमें बेसिकली उस वाले राउंड में हमारे सवाल और जवाब हुए थे। तो क्या सवाल पूछते थे आपसे? तो मेरे से लकीली जॉन इब्राहिम ने क्वेश्चन पूछा था, तो अगर मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूंगी अगर वो हम यहाँ पर प्ले कर पाएं। And here's presenting the beautiful Simran to you. Good morning, judges. Hi, Simran. Hello. Simran. Yes. This is John. Hello. Hi. It's so nice to hear you. Thank you. Simran, Yes. Achala also taught us how to walk on the ramp, and trust me, we have not done such a good job like you. You are fantastic. Oh, thank you so much. Simran, I just have a very simple question to ask you. First of all, you're looking very beautiful with those 2 roses in your hair right now. And I just want to know, what are your dreams and ambitions in life? Okay.
My dreams, it's already fulfilled today itself, actually. And my ambitions, I already told that I want to be a novelist and a story writer. And I want to do something using my voice, like voice-over dubbing and acting as well, like you. So I'm Subhashji is here. Okay. He's like the god of Hi, Subhash sir. And you've got Bhageshri here. Yes, hi ma'am. In fact, my most favorite film was a film she did called Maine Pyar Kiya. Yes. Sitting here. So you've got two people here who can help you. And as far as stories go, if Subhashji does accept your story, he gets first preference, or I'm always in line. Okay. Yeah. But it's a pleasure meeting you. Lots of love. Same and here. you're fantastic. Thank you so much. तो उसके अंदर बेसिकली मेरे से जॉन इब्राहिम ने पूछा था कि पहले उन्होंने बोला हेलो, और मैं आवाज से इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि दिस इज जॉन, और मैं उसी टाइम आई वाज जैसे कहते हैं ना कि ओ माय गॉड जॉन इब्राहिम इज टॉकिंग टू मी, तो मैं एकदम माइक पे ही मेरा रिएक्शन दिख गया कि ओ माय गॉड हाय। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा कि आपका ड्रीम क्या है लाइफ का, आप क्या करना चाहते हो। तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि मेरे को अपनी वॉइस को यूज करके कुछ करना है, मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मेरे को नॉवेल्स लिखनी है, मेरे को एक्टिंग करनी पसंद है, मुझे एक्टिंग करनी है। तो ये सारे मेरे ड्रीम्स थे। बट उससे पहले मैंने उन्हें ये बोला था कि मेरा ड्रीम तो वो आज ही पूरा हो गया है आपसे बात करके, तो दैट वाज अनदर ड्रीम। और उस दिन भी मेरा ड्रीम पूरा हो गया था, वो प्रिंसेस इंडिया जीत कर। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुंदरता सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, सुंदरता हमारी बुद्धि की भी होती है, हमारी मन की भी होती है। तो यूजुअली लोग समझते हैं कि जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं वो सिर्फ गुड लुकिंग होनी चाहिए लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत जरूरी है। जी जी जी। सिमरन जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया और आपकी पढ़ाई की जर्नी कैसे रही, कैसे आपने शुरू किया? नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई किया या स्पेशल स्कूल में पढ़ाई किया, कैसे किया आपने? ओके, तो जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी आई साइट बिल्कुल थी, मैं पूरा अच्छे से देख पाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। तब मैं अपना जो प्ले स्कूल और स्कूल वगैरह मैंने नॉर्मल ही ज्वाइन करा। बट उसके बाद जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई तब तो 2-3 साल ऐसे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी नहीं ज्यादा कुछ पता था कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने घर पे ही मेरे लिए ट्यूशन्स अरेंज कराई थी, एक सर मेरे को पढ़ाने आते थे। फिर उन्हें कहीं से पता चला NAB के बारे में, NAB दिल्ली के बारे में। वहां पर फिर मैंने जाकर ब्रेल सीखी, और ब्रेल सीखने के बाद 1 साल मैंने वहां पर ब्रेल सीखी। फिर उन्होंने मेरे को एक नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट करा दिया था, वहां पर मेरा एडमिशन करा दिया था, और वहां से फिर मैंने पूरी स्कूलिंग करी। पढ़ाई में डिफिकल्टीज आती थी क्योंकि वहां पर टीचर्स को ब्रेल नहीं आती थी, और मैं ब्रेल में लिखती थी, तो उनको समझने में फिर मेरी मम्मा उसमें मेरी हेल्प करती थी। मेरी मम्मा ने ब्रेल सीखी और वो नीचे पेन से लिखती थी, जो भी मैंने ब्रेल में नोट्स लिखे होते थे वो पेन से लिखकर वो फिर टीचर्स चेक करते थे। एग्जाम्स के लिए राइटर्स मिलते थे कि राइटर क्वेश्चन बोलते थे और आंसर हम लोग देते थे, फिर वो लोग लिखते थे। इस तरह से एग्जाम्स देते थे। और कई बार चैलेंज इसमें भी आता था कि टीचर्स सिर्फ बोर्ड पे लिख देती थी और पता नहीं होता था कि बोर्ड पे क्या लिखा है। तो कई बार ऐसे चैलेंजेस भी आए कि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हुई, या कई बार बुक्स एक्सेसिबल नहीं होती थी, बुक्स ब्रेल में नहीं मिलती थी। तो वो सारे चैलेंजेस आए। बट अगर होता है ना कि हमें ये चीज करनी है तो वो कहीं ना कहीं से हमें रास्ता उसका ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हर चीज का मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता तो होता ही है। अगर ये वाला जैसे कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद हो जाता है तो और दरवाजे खुल भी जाते हैं, तो हमें बस वो दरवाजा ढूंढना होता है। और उस तरह से फिर जैसे लैपटॉप्स वगैरह आ गए तो वो सीखा, जॉज उसके साथ काम करना सीखा। फिर थोड़ा इजी प्रोसेस करने के लिए ब्रेल छोड़कर लैपटॉप पे स्विच हुए ताकि टीचर्स लैपटॉप पे ही डायरेक्टली पढ़ लें। तो इस तरह से
धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 11th-12th में मेरे को नॉन मेडिकल साइंस लेनी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि काफी जगहों पर, काफी स्कूल्स में नॉन मेडिकल साइंस वो लोग विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं देते हैं, क्योंकि उसके अंदर डायग्राम्स भी होते हैं। और मैंने काफी जगह से सुना था कि उन लोगों का इंटरेस्ट था नॉन मेडिकल में, बट स्कूल ने अलाउ नहीं किया, स्कूल ने नहीं दी उन्हें, तो वो नहीं कर पाए। तो मैं किसी तरह से वो एक रास्ता खोलना चाहती थी कि नहीं, अगर मतलब वाई कैन वी नॉट डू, डायग्राम्स नहीं हम लोग देख सकते, बट हम इमेजिन करके जरूर कर सकते हैं कि मतलब केमिस्ट्री में जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर आप हमें हाथ पे ड्रॉ करके दिखाओगे तो हमें पता चल जाएगा। तो फिर मैंने अपने स्कूल से आर्ग्यू करके नॉन मेडिकल साइंस ली, और चैलेंजेस उसमें भी थे, बट टीचर्स ने भी सपोर्ट किया। वो लोग हाथ पे ड्रॉ करके पूरा एक स्ट्रक्चर समझाते थे कि ये वाला केमिकल फॉर्मूला इस तरह से होगा। मैथ्स की कैलकुलेशंस में भी थोड़े बहुत इश्यूज आते थे, बट वही बात है कि हमें हर चीज का, अगर कोई रास्ता बंद है तो हमें उसका दूसरा रास्ता ढूंढना होता है, और रास्ता ट्रस्ट मी हमें मिल जाता है। हमें बस, जैसे कहते हैं ना, अगर एक चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। तो यही चीज पर मैं विश्वास करती हूँ, और मुझे लगता है कि जो चीज हमें करनी है वो करनी है, उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा, उसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं होगा, और बस हमें करनी है, कहीं से भी कुछ भी करके वो चीज करनी है। तो 12th मेरी हुई, 93% मेरा उसमें स्कोर रहा था, और फिर मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस करा। वो भी थोड़ा चैलेंजिंग था, उसमें भी डायग्राम्स और बाइनरी ट्रीज और ये सारी कोडिंग सब कुछ था। तो बट वो भी, उसमें भी टीचर्स ने हेल्प किया और हो गया वो भी। अभी फिलहाल मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी को दोनों का जब हम लिंक करते हैं तो वो एक रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसमें मेरे को लेकर जाता है। और बाकी साइकोलॉजी में मेरे को लोगों से बात करना, लोगों को मोटिवेट करना, किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको सुनकर, क्योंकि कहते हैं कि एक कोई प्रॉब्लम है उसको अगर आप किसी से शेयर भी कर देते हो ना तो भी उसके रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं। काफी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बातें अपने दिल में रखते हैं। इनफैक्ट मैं भी ऐसी ही थी, किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती थी, बट जब से मैंने शेयर करना शुरू किया, दिल से बातें निकालनी शुरू करी, तब से मेरे को लगता है कि हमें मतलब बस एक कंधा चाहिए होता है जिसको हम सब कुछ बता पाएं। और जब हम सब कुछ बता देते हैं, वो हमें चाहे कुछ ना बोले, हमें खुद ही वो रास्ते नजर आने लग जाते हैं एक बात शेयर करने से ही। ये थी मेरी अब तक की जो मैंने पढ़ाई में करा है और अभी जो मैं कर रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है सिमरन जी आपका। एक तो आप पढ़ाई में अव्वल रहे और ऊपर से आप साइकोलॉजी और कंप्यूटर्स को मिक्स करके रोबोट्स को आप ट्रेन करने में आप मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मैं इंटरेस्टिंग से भी ज्यादा कहूँ कि चैलेंजिंग जॉब आपने लिया है। हैट्स ऑफ टू यू। सिमरन जी, जैसे आपने कहा कि बचपन में आपने जब जन्म लिया आपको तो विजन था, बाद में फिर कब चली गई और क्या वजह थी उसकी? ओके, तो जब मैं 5 साल की थी मुझे बुखार हुआ था, और तब रात को जब मेरे मम्मी पापा ने देखा कि मुझे बुखार है और बहुत तेज बुखार है, तो जो दवाई वो मेरे को देते थे, क्रोसिन सिरप, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है ये, क्रोसिन सिरप और निमुलेट सिरप। तो क्रोसिन सिरप मुझे देते थे और मेरा छोटा भाई उसको निमुलेट सिरप वो लोग देते थे। बट उस टाइम क्रोसिन सिरप खत्म था और आसपास कोई केमिस्ट मेडिकल स्टोर खुला नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर से फोन करके पूछा, तो डॉक्टर ने बोला निमुलेट सिरप दे दो, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और भाई को भी देते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं था। बट जब वो मैंने दवाई ली तो वो मेरी बॉडी को सूट नहीं करी, और मेरी बॉडी पे पूरे जैसे जलने वाले दाने हो जाते हैं, जलने वाले जैसे छाले हो जाते हैं, वो पूरा हो गए। मतलब सिर्फ बॉडी के बाहर ही नहीं, बॉडी के अंदर तक सब कुछ ऐसा, वो रिएक्शन उसका बहुत बुरा वाला हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल में रही और मेरे बाल पूरे झड़ गए, नेल्स सारे टूट गए, दांत सारे चले गए, और मतलब जैसे कहते हैं ना, एक हड्डियों का ढांचा हो जाता है। तो मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, और मेरा वेट सिर्फ 15 किलो रह गया था। इतनी सीरियस कंडीशन हो गई उस मेडिसिन से? हाँ जी, बहुत।
तो जी। वो फिर लेकिन जब ट्रीटमेंट हुआ 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रही थी। तो वो जब ट्रीटमेंट हुआ मैंने खाना पीना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया और जो स्किन पे रिएक्शन हुआ था वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। बट उसका जो इफेक्ट था वो सारा मेरी आंखों पर पड़ गया और आंखों से मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि पीछे से रोशनी है बट मेरी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो मैं अगर रोती भी हूँ तो आंसू नहीं आते हैं। तो उस वजह से जैसे कहते हैं ना कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आंखें पानी के बिना नहीं रह सकती। तो फिर वही उसका स्ट्रक्चर पूरा खराब हो चुका है। काफी सारे ऑपरेशंस भी हुए बट मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब अभी मैं सिर्फ कलर्स देख पाती हूँ बहुत पास से कि ये रेड कलर है या ब्लू कलर है। तो इतना मेरा अभी विजन है काफी सारे ऑपरेशंस होने के बाद। लेकिन आप किसी को नहीं देख सकते, सिर्फ कलर्स देख सकते हैं। कलर्स हाँ जी। ओके। आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो वो व्यक्ति का आकार या चेहरा ये सब चीजें नहीं समझ में आती? नहीं उसमें मेरे को आवाज से ही पहचानना पड़ता है। या फिर मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मैं कपड़े उन्होंने किस कलर के पहने हैं उससे मैं मतलब वो नोट करके रख लेती हूँ कि अगर मेरे को कोई रेड कलर वाला मिला तो वो ये है, अगर मेरे को ब्लू कलर वाला मिला तो वो ये वाला पर्सन है। बट कई बार होता है कि कपड़े भी लोगों ने सेम पहने होते हैं तो वो बिल्कुल भी मैं पहचान नहीं पाती हूँ फिर। ऑब्वियसली टेक्सचर्स और सब चीजें भी बदल जाते हैं ना। रंग एक ही हो हाँ जी। सकता है लेकिन शेड्स अलग हो सकते हैं। जी। जी। सिमरन जी, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद फिर आप रिकवर किए। तो जैसे आपने कहा कि ये नाखून है, दांत है, बाल सब चले गए, तो फिर बैक टू नॉर्मल कैसे हो पाए आप? वो मेरा सारी मेडिसिन चल रही थी तो धीरे धीरे करके बाल आने शुरू हुए, धीरे धीरे मेरे नेल्स बढ़ने शुरू हुए। अभी भी एक नेल ऐसा है जो बढ़ता नहीं है और वो बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा नेल है। मतलब जब वो मेरी कंडीशन हुई थी तब मेरा ऐसा सीन था कि जब मैं रात को सोती थी, घर जब हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे, तो जब मैं सोती थी और फिर सुबह उठती थी तो मेरे लिप्स आपस में चिपक जाते थे और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी। वो मेडिसिन का रिएक्शन लिप्स पर भी हो गया था तो वो चिपक जाते थे और मैं मम्मी को बुला भी नहीं पाती थी, करती थी। और फिर मेरी मम्मी पापा को फोन करके दुकान से पापा घर आते थे और वो एक मेडिसिन से लिप्स मेरे अलग अलग करते थे, दोनों उसे खोलते थे और मतलब खून ऐसे पूरी तरह से जैसे खून की धाराएं बहती हैं तो वो बहने लगी। बट वो सारी चीजें धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं दवाइयां लेती रही वो सब ठीक हो गया। बट जब मेरी आंखों पर वो रिएक्शन आया, आंखों पर जब हुआ तो इतना ऐसा सीन हो गया था कि मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। ट्यूबलाइट भी मेरे को आंखों में चुभती थी क्योंकि वो जख्म थे। तो मैं मम्मी के साथ बस चिपक के बैठती थी और मम्मी अगर मेरे को कहीं छोड़कर चली जाती थी तो मैं दीवारों पे अपना सिर मारती थी, सबको मारने लग जाती थी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपना एक मेंटल बैलेंस ही मैंने खो दिया था। बट वो धीरे धीरे करके मम्मी पापा के सपोर्ट से, दवाइयों से, फैमिली बहुत सपोर्टिव थी तो उस वजह से धीरे धीरे करके वो रिकवर हुआ। बट जो आंखों पे रिएक्शन हुआ था वो ठीक नहीं हो पाया। बाकी सब अभी ठीक है। नेल एक मेरा खराब है, बाकी बाल मेरे अब आ चुके हैं और दांत वांत भी, दांत की रूट सारी खराब हो चुकी हैं बट मतलब वैसे ठीक है अभी। सिमरन जी, कोई विश्वास कर सकता है आपकी जो ये पास्ट है, अभी का जो प्रेजेंट है, कोई भी कनेक्शन नहीं है? मतलब इतना क्वाइट ऑपोजिट इम्प्रूवमेंट कि बचपन में ये कंडीशन और अब धीरे धीरे आप जैसे जैसे बड़े होते गए हैं और आप ब्यूटी पेजेंट बन गए हैं। ये जैसे सब कि सबका सपोर्ट। जी एक नया जीवन मिल गया है आपको। जी, मेरे को जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी तभी मतलब मेरे लिए वो एक नया जीवन था क्योंकि मतलब वो हालत ऐसी थी कि वो बचने वाला सीन नहीं था। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि एक और मेरे को जो एक डिवाइन पावर है उसने मेरे को एक और लाइफ दी जिसमें मतलब एक और जैसे कहते हैं ना कि एक मौका दिया कि अब जो करना है वो करो। तो वो एक विश्वास से कि अगर मतलब आंखें नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास हाथ है, मेरे पास मुंह है, मेरे पास कान है,
मैं हाथों से टच करके चीजों को फील कर सकती हूँ, मैं कानों से सुन करके चीजों को समझ सकती हूँ, मैं मुंह से बोल के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। कई बार तो मैं नोज से अपनी स्मेल करके भी लोगों को पहचान जाती हूँ कि इसने ये वाला परफ्यूम ये हमेशा लगाते हैं, तो ये यही बंदा है। तो मतलब और सारे सेंसेस तो हैं। तो हम जब अपना फोकस जो चीज हमारे पास नहीं है उससे हटाकर जो चीज हमारे पास है उस पर जब हम ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। मतलब एक होता है ना, हम एक ग्लास आधा भरा हुआ है, तो अगर हम आधे भरे हुए को देखें और आधे खाली को ना देखें तो हमारा आउटलुक जो होता है जिंदगी की तरफ वो पूरा बदल जाता है। क्योंकि अगर आधा ग्लास खाली है तो क्या हुआ, आधा ग्लास भरा हुआ भी तो है, तो हम उस भरे हुए को यूज करते हैं ना, जो खाली है उसको देखकर निराश नहीं होना। तो ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है और मुझे लगता है कि ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अपने नेगेटिव से फोकस हटाकर जब हम पॉजिटिव पर फोकस ले जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत खूब कहा आपने सिमरन जी। ये पूरी जर्नी में कितने साल लगा? जैसे आपको 5 साल की उम्र में लगभग विजन चली गई है, तो फिर से नॉर्मल होने के लिए और आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस मेंटल स्टेबिलिटी के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, तो वो कितने साल लगा आपको? उसमें मेरे को बहुत साल लग गए ऑनेस्टली। जब मेरी आंखों की रोशनी गई थी और जब मैंने स्कूल में भी एडमिशन लिया, वो सब पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, बट एक होता है ना कि आप किसी को भी अपना जो कहानी है जिंदगी की कि ये कैसे हुआ वो सब आप शेयर नहीं करना चाहते। और मतलब उस टाइम पे ना मेरे मम्मी पापा ना मैं, हम में से कोई भी, मतलब फैमिली कोई भी, हम किसी से भी कुछ ऐसा शेयर करना ही नहीं चाहते थे। जैसे होता है ना कि एक जो कड़वा सच होता है हम उससे छुपना चाहते हैं। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि मेरे को, मतलब अब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, या हम किसी से बात भी नहीं करते थे इससे रिलेटेड कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सारी चीजें ना हम बिल्कुल भी शेयर नहीं करते थे। और 12th तक ऑनेस्टली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब स्कूल में भी इतना कुछ, मतलब सिर्फ पढ़ाई में लगे रहना, कोई और एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना। तो सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि घर से लेकर स्कूल तक की ही एक जिंदगी थी, घर से स्कूल, स्कूल से घर, और कुछ भी ऐसा खास नहीं था। बट जब मेरी 12th ओवर हुई, कॉलेज मैंने जाना शुरू किया, कॉलेज भी धीरे धीरे, पहला साल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट जब हम लोग सेकेंड ईयर में आए तब मेरी एक फ्रेंड को मैंने अपना ये शेयर किया था कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम इस तरह से हुई थी। तो उसने मेरे को बोला, एक हमारा एक स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि ये ऑनलाइन है और तू अपनी कहानी लिखकर भेज। तो पहले मेरे को लगा कि नहीं, मैं दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकती है। वही, मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि हम जब तक वो बात दिल में दबा कर रखते हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उससे ना निकल पाना, उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक दिल में हम लोग गिल्ट लेकर घूमते रहते हैं, बट जब हम उसके बारे में ओपनली बात करने लग जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगी, बट उसने मेरे को बहुत बोला कि नहीं, तू लिख, तू लिख। तो मैंने लिखा, बट मैंने उसको नाम नहीं दिया था कि ये मेरी स्टोरी है, ना मैंने उसके लिए कोई फोटोग्राफ दी थी, कुछ नहीं दिया था। मैंने उसके अंदर नीचे अनोनिमस लिख दिया और मैंने उसको बोला कि तू ये पब्लिश कर दे, बट मेरा नाम बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बट जब वो स्टोरी पब्लिश हुई और उस स्टोरी को फर्स्ट प्राइज मिला, तो मेरे लिए वो पहली अचीवमेंट थी लाइफ की, जो मेरे को लगा कि मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ करा है। और जब मेरे को वो फर्स्ट प्राइज मिला और वो डीयू की एक मैगजीन होती है, उसके अंदर भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैगजीन के अंदर भी वो स्टोरी पब्लिश हुई, तब मेरे को लगा कि नहीं, आई थिंक मेरे को ये सब बात करनी चाहिए। और मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था तब तक कि मैंने ऐसी कोई कहानी लिखी है। तो फिर मैंने उन्हें दिखाई वो स्टोरी और मेरे को पता था रिएक्शन क्या होने वाला है, वो लोग बहुत रोएंगे वो पढ़ने के बाद। बट शायद वो रोना भी जरूरी था, क्योंकि हम सारी चीजें दिल के अंदर दबा के घूम रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कितनी बड़ी हो जाती हैं। बट जैसे जैसे अभी, जैसे मैं ये पूरी कहानी शेयर कर पा रही हूँ कॉन्फिडेंटली, ये उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। उस टाइम मेरे को काफी लोगों ने स्टेज पर आकर भी अपनी कहानी सुनाने के लिए, मतलब एक्सपीरियंस, अपना लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए बोला,
तो मैंने करी शेयर, बट वो आवाज में कांपना और नर्वस होके बोलना और वो उन सारी चीजों को शेयर करना बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे। बट जैसे जैसे मैं उसके बारे में बात करती रही, अब तो काफी जगह मैं अपनी कहानी शेयर कर चुकी हूँ, तो अब पता है कि वो सब जब ओपन हो जाता है ना तो दिल बहुत हल्का हो जाता है और सब बहुत आसान लगने लगता है। तो यही था आपके सवाल का जवाब। वंडरफुल सिमरन जी, हम क्या कहे अभी। असंभव को संभव करके दिखाया और एक एबनॉर्मल से नॉर्मल हो गए, नॉर्मल से फिर आप अचंभित करने वाली जीवन को अपने आप को बना दिया है। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ वंडर नहीं है, लेकिन इस हकीकत को हर कोई जी सकते हैं। आपने ऐसी उम्मीद जगाई सभी के अंदर। हैट्स ऑफ टू यू वंस अगेन। तो सिमरन जी, आपकी अगर मैं प्रोफाइल देखती हूँ तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आप यूट्यूब ब्लॉगर भी है और फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, आप रेडियो जॉकी भी हैं, डांस भी करते हैं, और तो ये सभी चीजें कैसे मैनेज करते हैं आप, इतनी सारी बातें? ओके तो ये बस एक होता है ना कि आपको अपने जिंदगी में जो एक फ्लो है, मतलब मेरे को हमेशा लगता है कि गो विद द फ्लो। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या जो भी आपको लगता है कि वो करना चाहिए, तो हमें उससे हिचकिचाना नहीं चाहिए। बस हमें वो चीज ट्राई करनी चाहिए। अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ना हो पाए तो भी हम उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो प्रिंसेस इंडिया जीतने के बाद, इनफैक्ट प्रिंसेस इंडिया जब चल ही रहा था तभी मेरे को रेडियो जॉकिंग का मेरे को किसी ने बोला कि आपको करनी चाहिए। उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो जब मैं 10th क्लास में थी तब मेरे को मेरी एक टीचर ने बोला था कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप रेडियो जॉकी में कुछ करो। तो मैंने एक यहाँ पर दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में एक अकेडमी ऑफ रेडियो मैनेजमेंट था और मैं वहां पर गई थी कि मेरे को कोर्स करना है, मेरी 10th के बाद छुट्टियां हैं तो मैं कोर्स करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे को वो नहीं अपॉर्चुनिटी दी थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि हम लोग आपको ब्रेल में स्क्रिप्ट नहीं दे सकते और मतलब जो भी उनके बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हम आपको कैसे सिखाएंगे, जबकि रेडियो जॉकिंग सिर्फ बोलने वाली चीज है। तो उनको मेरे को बस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन सिखानी थी, जो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो मेरे को तब बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बट फिर मेरे को लगा कि शायद कुछ बेटर होगा इसी में ही, तो मैंने उसका बिल्कुल थॉट छोड़ दिया था। बट जब मैं प्रिंसेस इंडिया के फर्स्ट राउंड में गई थी तो मेरे को किसी ने रेडियो उड़ान के बारे में बताया, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग ही चलाते हैं उस रेडियो को, और वहां पर रेडियो जॉकीज भी हैं जो सारे वो भी विजुअली इम्पेयर्ड ही हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप वहां पर रेडियो जॉकिंग करो, और मतलब वो अगेन मेरा सपना जो था वो वहां पर फिर से पूरा हुआ और मैंने रेडियो जॉकिंग करी, जबकि मेरे को कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे बोलना है। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे हम करते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं हर चीज के लिए। तब मेरे को लगा कि ये जरूरी नहीं होता कि आपने वो चीज सीखी होनी चाहिए या आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कुछ करने के लिए, बट जो आप करना चाहते हो वो आप एक्सपीरियंस गेन करके, ट्राई करके, हार के, फेल होके, सक्सीड होके, इस तरह से भी आप चीजें सीख सकते हो और उनमें आगे बढ़ सकते हो। फिर रेडियो जॉकिंग मैंने अपने कॉलेज के साथ साथ करी, और कॉलेज के साथ साथ ही मेरे को फिर एक और ऑनलाइन रेडियो है, फायरमड एफएम। वो मेन स्ट्रीम रेडियो है, वो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं है। तो वो वाले उसमें भी मैंने इंटर्नशिप करी रेडियो जॉकिंग। और जो भी मतलब मेरे को लगता था कि कॉलेज में हूँ, अभी बहुत सारा टाइम है, तो जो भी इंटर्नशिप आती है, कुछ भी आता है, बस वो करते रहो। क्योंकि चाहे उसमें उस टाइम पे इंटर्नशिप्स पेड भी नहीं होती थी, सब कुछ वॉलंटियर होता था, बट उसमें ये होता था कि आपको एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को लगता था कहीं से भी ना कुछ भी सीखने को मिल जाए। अगर हम एक वो सीखने वाला वो लेके चलते हैं कि नहीं, मेरे को कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी आए, मेरे को तो बस सीखना है, वो कुछ भी हो, तो मेरा बस वही था। और मैं सीखना चाहती थी बहुत अच्छे से हर चीज। तो कॉलेज मेरा फिर ओवर हुआ, उसके बाद और जगहों पर मैंने जैसे मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह जब मेरे को आता था कि आप हमारे इवेंट में आकर बोलो, तो मैंने धीरे धीरे वहां पर भी अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू करी। फिर एक इवेंट में मेरे को
डांस के लिए उन्होंने बोला, तो मेरे को डांस, जैसे मैंने बताया, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने पहली बार प्रिंसेस इंडिया में ही डांस किया था कोरियोग्राफर से सीख के। उसके बाद फिर एक और इवेंट में मैंने डांस सीख कर ही करा, वहां पर भी परफॉर्म। और शो स्टॉपर मैं एफबीबी जो फैशन बिग बाजार है वहां पर जो समर कलेक्शन लॉन्च हुआ था, तो वहां पर मैंने रैंप वॉक किया। और उसकी भी बहुत अच्छी एक स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वहां पर मतलब मैंने जितने भी रैंप वॉक्स करे थे अब तब तक, वो वाले ऐसे थे कि मेरे साथ कोई ना कोई चलता था स्टेज पर। और उस दिन मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अकेले वॉक करना है रैंप पे, मैं किसी के साथ नहीं वॉक करना चाहती, अकेले मेरे को अपना कॉन्फिडेंस देखना है। तो वो बहुत बड़ा इवेंट था, मतलब वहां पर अराउंड 1500-2000 लोग थे, ऑडियंस थी, और स्टेज भी बहुत बड़ा था। तो एक दिन पहले मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस करी वहां पर, स्टेप्स काउंट करे कि मेरे को पहले 4 कदम चलने हैं, फिर उसके बाद 11 कदम चलने हैं, फिर लेफ्ट मुड़ना है, वो सब मेरे को याद था। और मेरे साथ एक विराली मोदी जो व्हील चेयर यूजर हैं, वो भी शो स्टॉपर थी मेरे साथ। तो हमारा ये था कि मेरे को लेफ्ट साइड से एंटर करना है और विराली को राइट साइड से एंटर करना है। तो जब फाइनल इवेंट था और वहां पर हमारा जो गाना प्ले होना था उसमें वो होना था अपना टाइम आएगा। तो जैसे ही मैंने एंटर करा, मैं गाने में इतना खो गई कि मैं भूल ही गई कि मेरे को स्टेप्स काउंट करने हैं। और जब मैं मतलब चलते जा रही हूँ और मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, क्या है। और तब मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा था कि मैंने, मतलब मेरे को सबने बोला था कि कोई साथ में आपके भेज देंगे हम, बट मैंने मना कर दिया। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत ऐसे डर लग रहा था कि अब मैं करूँ क्या। और मैं बिल्कुल स्टेज के पास, मतलब जहां से बिल्कुल गिरने वाला पॉइंट था वहां तक पहुंच चुकी थी। बट जैसे मैंने बताया, मेरे को कलर्स पता चल जाते हैं, तो मैं वहां पर रुक गई और मैंने ऐसे पोज किया जैसे कि मतलब वो मेरे रैंप वॉक का पार्ट ही हो। और मेरे को कलर से पता चला कि जो स्टेज है वो रेड कलर का है और जो ग्राउंड है, मतलब कलर चेंज हो रहा है बेसिकली। तो मेरे को लगा कि शायद यहाँ पर स्टेज खत्म हो रहा है। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गई और मेरे को व्हील चेयर की आवाज सुनाई दी, तो मेरे को लगा कि हाँ, अब मैं सही ट्रैक पर हूँ। तो मतलब मेरा इसमें भी ये चैलेंज जो था वो आया। बट अगर हम कोशिश करते हैं किसी चीज का, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। हम वो रास्ता, मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है वो रास्ता चल के, और हम वो चीज कर पाते हैं। तो उसी तरह से ही फिर मतलब मैं डिफरेंट जहां पर भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, जहां पर भी मेरे को लगता था, मतलब मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये छोटी अपॉर्चुनिटी है या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है या मुझे ये चीज नहीं करनी है। मेरे को, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी मेरे से पूछता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो मुझे ये लगता है कि मेरे को हर चीज, मतलब मेरे को सीखना ही मेरा इंटरेस्ट है। कोई भी चीज हो, मेरे को सीखने में ही अच्छा लगता है। इसलिए मेरे को, चाहे वो डांस हो, चाहे वो रैंप वॉक हो, चाहे वो रेडियो जॉकिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो यूट्यूब ब्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, मतलब मेरे को हर फील्ड में होता है कि मेरे को कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, कुछ नया सीखना है। तो बस उसी सोच के साथ मैं अलग अलग चीजें, अभी मैंने काफी सारी सीखी है और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और अभी लिस्ट बहुत सारी बाकी है जो मेरे को और कुछ और सारी चीजें भी सीखनी है। आपने इतनी सारी चीजें सीखी और इतनी सारी चीजें किया, और आपको इस अचीवमेंट के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स पर नेशनल अवार्ड्स भी मिला 2019 में। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वाकई में बस आपने किताब सुना है वुमेन ऑफ ग्रेट स्पिरिट, ये आपने साबित करके दिखाया आपके जीवन से कि सचमुच आपके अंदर वो स्पिरिट है जो हर एक लड़की के अंदर होता है और होना चाहिए, जिसके लिए महिलाओं को शक्ति का रूप दिया गया है। और आपने हर वो वीकनेस को आपने अपना ताकत बनाया और अपने आप को खड़ा किया और दुनिया के सामने अपने आप को साबित किया। तो हम आपकी इन अचीवमेंट्स के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आपकी ब्लॉगिंग के बारे में भी जानेंगे। जी, तो अचीवमेंट्स तो एक्चुअली मेरे को अभी सही में बताऊं तो मेरे को याद भी नहीं है कि कौन कौन से अवार्ड्स। अभी आपने मेरे को बताया तो मेरे को याद आया।
बट मतलब मेरे हिसाब से ना ये अवार्ड्स एक टाइम के लिए मैटर करते हैं, मतलब आपको मोटिवेट करते हैं उस टाइम पे, बट हमें उन अवार्ड्स को या उन अचीवमेंट्स को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। हमें मतलब मेरे को हमेशा ये लगता है कि हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। जो जो अचीवमेंट होती जा रही है उससे सीख कर, उससे नई नई और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर आगे बढ़ना चाहिए। तो मतलब मेरे को जो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो प्रिंसेस इंडिया 2016-17 वो लगी। और उसके अलावा अभी मेरे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बिल्कुल अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने अवार्ड करा। उनके वहां पर 64 वुमेन अक्रॉस द कंट्री उन्होंने अवार्ड्स दिए थे एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो वो भी एक दिल्ली सीएम वहां पर आए थे, तो वो भी बहुत अच्छा मतलब एक इवेंट और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वहां पर भी जितने भी वुमेन को अवार्ड्स मिले थे उन सबकी स्टोरीज बहुत इंस्पिरेशनल थी। तो मतलब सबकी कहानियां सुन के ना मतलब ऐसा लगता है कि एवरीवन हैज अ स्टोरी, किसी की सामने है, किसी की दिल के अंदर है, बट हर किसी की कहानी है। और अगर हम शेयर करें अपनी कहानियां तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। कांग्रेचुलेशंस आपको सबसे पहले तो कि आपको फिर से एक और नया अवार्ड मिला है इस साल, और वो भी दिल्ली सरकार ने दिया है महिला दिवस पर। तो मैं ये देख रही थी आपको जैसे बिटिया गौरव अवार्ड मिला है 2017 में अंडर द कैटेगरी ऑफ यंग परफॉर्मर विद डिसेबिलिटी बाय डीप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और नारी अस्तित्व अवार्ड है 2018 में, वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स नेशनल अवार्ड है 2019 में। मतलब आप अवार्ड लेना एक बार शुरू किया तो लगभग हर साल आपके लिए एक अवार्ड रेडी अवेलेबल मैं इंतजार कर रही थी। जी, तो ये जो अवार्ड्स मिले हैं ये किस बेसिस में, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा, क्या चीज देख करके उन लोगों ने आपको ये पुरस्कार दिया है? ओके, तो जो बिटिया गौरव अवार्ड मेरे को मिला वो यंग परफॉर्मर विद डिसेबिलिटी, मतलब मैं उस टाइम पे रेडियो जॉकिंग भी कर रही थी और रैम्प वॉक जो भी फैशन शोज होते थे वो सब भी उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। और जैसे कि जो हमारे कॉलेज में एक सोसाइटी थी इनेबलिंग यूनिट, तो वहां पर मतलब बेसिकली हमारी एक इंक्लूसिव सोसाइटी थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांग लोग हैं उन सबके लिए एक इंक्लूसिव सोसाइटी थी जिसमें हम इवेंट्स करते थे। तो उसकी भी मैं प्रेसिडेंट बनी थी 2017-18 में। तो वो सब देखकर मेरे को वो अवार्ड मिला था यंग परफॉर्मर विद डिसेबिलिटी का, बिटिया गौरव अवार्ड, जो कि डीप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। और फिर जो वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स और नारी अस्तित्व अवार्ड मिले वो सब भी मतलब यही सारी चीजों को देखते हुए मुझे एक्चुअली खुद भी नहीं पता था, मेरे पास बस कॉल आया था कि आपको अवार्ड मिलना है और आप यहाँ पर आ जाइएगा। तो बस मतलब आई एग्जैक्टली डोंट मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्यों मिला अवार्ड, या अभी भी जो मिला है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से वो मेरे को बेसिकली फूड ब्लॉगिंग और मॉडलिंग के उस पे ही मिला है। तो यही है अवार्ड्स की कहानी। जैसे कहते हैं ना, आप बस कारवां में चलते चलो चलते चलो चलते चलो, लोग अपने आप आपको जो मिलना है वो देते जाएंगे। जी तो वाकई में आपका जीवन ऐसे ही एक उदाहरण है, बहती गंगा की तरह आप चलते रहे और हर एक चीज में अपने आप को तैयार करते गए, आपने एक एक हुनर को अपना बनाते गए और एक अचीवर बन गए हैं। तो आपने शॉर्ट फिल्म्स में भी एक्टिंग की, तीन दोस्त। जी 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 उसके बारे में भी कुछ बताइए। उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब हमारी लाइफ में एक कहानी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और मतलब वो हमें बहुत कुछ यादें दे जाती है। तो ये जो शॉर्ट फिल्म थी वही जैसे मैंने बताया, जब मैं इनेबलिंग यूनिट की प्रेसिडेंट थी और एक इवेंट पे हमने एक मतलब जब गेस्ट बुलाते हैं तो उसमें से एक गेस्ट थे जो कि शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्टर थे। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को ऐसे कहानियां लिखना, और जो मैं रेडियो उड़ान पे शो भी करती थी वो भी मैं
दिलों की दास्तां उसका नाम था, और उसको भी मैं ऑडियो मूवी की तरह प्रेजेंट करती थी। उसमें मैं कहानी लव स्टोरीज लिखती थी। उस टाइम जैसे टीनेज था तो एक वो फैंटेसी और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो मैं लव स्टोरीज लिखकर उसे एक ऑडियो मूवी फॉर्मेट के उसमें प्रेजेंट करती थी कि बीच में गाने भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, और म्यूजिक जैसे मूवीज में होता है वैसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग म्यूजिक है। दरवाजा खुल रहा है तो दरवाजे खुलने की आवाज है, बारिश आ रही है तो बारिश की आवाज है। मतलब वो पूरा एक्टिंग से लेके डायरेक्शन से लेके प्रोडक्शन तक वो मैं सारा खुद करती थी रेड दिलों की दास्तां में। तो मैंने सर को बताया ऐसे कि मेरे को कहानियां लिखना बहुत पसंद है और मैं कोई शॉर्ट फिल्म पे आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक स्क्रिप्ट लिखो और मेरे को भेजो, तो हम उस पे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी थी वो बेसिकली उसके ऊपर थी कि मतलब जैसे मैंने ना प्रिंसेस इंडिया के बाद बहुत ट्राई किया था कि मेरे को कहीं पर एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अलग अलग जगहों पे ढूंढ के, फेसबुक पे ढूंढ के, बट मेरे को कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता था। मेरा वही एक जैसे कहते हैं ना, जो दर्द दिल में होता है हम वही लिखते हैं। तो मैंने उसी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी थी कि मतलब अगर मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, अगर मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, मतलब मैं एक्टिंग नहीं कर सकती क्या? क्योंकि एक्टिंग तो हमें बोल के करनी है, और एक्सप्रेशंस तो जब हम उस चीज के अंदर डूबते हैं तो वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो मैंने स्क्रिप्ट उसी के ऊपर लिखी थी कि मुझे एक्टिंग करनी है, और एक पूरी मैंने कहानी बनाई थी कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं, मतलब ऑडियंस को शोकेस कर सकते हैं, एक डिफरेंस, एक चेंज, एक बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर कि ये थिंकिंग चेंज करके कि विजुअली इम्पेयर्ड है या जो देख नहीं सकते वो एक्टिंग नहीं कर सकते, ये माइंडसेट मुझे चेंज करना था। बट वो जो कहानी थी मुझे नहीं पता वो अप्रूव नहीं हुई, और मेरे को जो वो फिल्म डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं ये बहुत अनरियलिस्टिक है, हम अनरियलिस्टिक चीज नहीं दिखा सकते शॉर्ट फिल्म में। तो वो रिजेक्ट हो गई थी, और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम कुछ और किसी और उस पे लिखो, 3 दोस्त के बारे में, जैसे कुछ इंक्लूजन के ऊपर जो हम करें। तो इंक्लूजन के ऊपर फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, और फिर बहुत सारे चेंजेस के बाद वो जब स्क्रिप्ट फाइनल हुई तो उसमें फिर हमने 3 दोस्त के ऊपर हमारी कहानी थी, जिसके अंदर 2 विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे और एक जो देख सकती थी वो थी। तो हमारे 3 दोस्त की ये कहानी थी, और हमने वो एक्टिंग करी। मैं, एक रितेश है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो, और नाज, हम 3 लोग थे। तो हम तीनों ने उस शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग करी, और वो यूट्यूब पे TVNF इंडिया चैनल पर आपको 3 दोस्त के नाम से मिलेगी। ये स्टोरी थी उसके पीछे कि कैसे वो शॉर्ट फिल्म बनी। मतलब हमने उस पे काम करना अप्रैल से शुरू करा था, और बनते बनते वो अक्टूबर में रिलीज हुई थी, तो 6-7 महीने करीब उसमें लगे। बहुत सुंदर। सिमरन जी, यहाँ पे एक सवाल है जी। एक्सप्रेशंस ऐसी चीज है, आप चाहे नाटक करते हैं या फिर डांस करते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो ये कैसे आप समझते थे कि इस चीज को ये भाव देना है, ये एक्सप्रेशन देना है? क्योंकि आपने इतने सारे एक्सप्रेशंस तो शायद ही देखे होंगे, तो कैसे आप एक्सप्रेस कर पाते थे? ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड मेरे पास एक बहुत फनी इंसिडेंट भी है। मेरे को एक्चुअली मतलब मेरा जो फेस है वो जनरली स्माइलिंग रहता है, और मेरे को नहीं पता मतलब किस टाइम पे मैं कैसा रिएक्शन देती हूँ वो मेरे मम्मी पापा या मेरे दोस्तों को देखकर पता चल जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा सीन है कि जो भी मैं मेरे दिल में होता है वो मेरे फेस पे दिख जाता है। तो चाहे वो मतलब मैं उदास हूँ तो वो उदास दिख जाएगा, मेरे को गुस्सा आया हुआ है तो वो गुस्सा दिख जाएगा, हर एक चीज दिख जाती है मेरे फेस पे। तो जब एक्टिंग करनी थी तब मेरे को बेसिकली यही मेरे लिए था कि मेरे को उसको दिल से, जैसे कहते हैं ना कि मेरे को जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ मेरे को अपने आप को उसकी जगह पे ही रखना है, और उसके बारे मतलब वो बन जाना है। बेसिकली मैं ही वो हूँ जिसकी मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली आते हैं जब हम उस कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, उस कैरेक्टर की जिंदगी जीते हैं, तो हमारे अंदर वो एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये मैंने उसमें ऐसे फॉलो करा। बट एक सीन था वहां पर शॉर्ट फिल्म के अंदर जहां पर मेरे को एक मतलब जो
सीन था उसमें ये था कि मेरे को एक जो रेडियो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे को कॉल करके डांट रहे हैं कि तुम आज स्टूडियो नहीं आई। तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है और मेरे को कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो वो मेरे को डांट रहे हैं कि नहीं मीडिया में ऐसे नहीं चलता है, मतलब बहुत डांट रहे हैं। और मैं उस सीन में बोल तो रही हूँ कि मेरे को बुरा लग रहा है, बट वहां पर मेरा एक्सप्रेशन वो वाला नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, शायद वहां पर मैं चूक गई होंगी वो चीज मतलब दिल से फील करने में। तो वहां पर जैसे मेरी मम्मी मेरे को देख के बता रही थी, वो जब हमने देखी थी वो शॉर्ट फिल्म जब रिलीज हुई थी, तो उसके अंदर भी मेरा स्माइली फेस आया है। तो मैं मतलब मेरी आवाज से वो एक्टिंग लग रही है कि हाँ, आवाज से लग रहा है कि मैं उदास हूँ, बट वो फेस पे नहीं आया। तो ये एक बहुत फनी इंसिडेंट था। मतलब इसमें वही है कि डूबना बहुत जरूरी है उस कैरेक्टर के अंदर। अगर आप कहीं पर भी चूक गए, उस कैरेक्टर के अंदर नहीं डूबे, उस मोमेंट के अंदर आप जो वो कैरेक्टर उस चीज से गुजर रहा होगा उसके अंदर अगर आप नहीं डूबे तो फिर वो एक्सप्रेशंस नहीं आ पाएंगे। सही जी कहा आपने, उस कैरेक्टर को जीना होता है, तभी आप उस भाव को अपनी चेहरे पर अपनी आवाज में लेके आ सकते हैं। सिमरन जी, हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन मैं क्विकली ये दोनों चीजों के बारे में भी जानना चाहती हूँ। आपका जो यूट्यूब चैनल है, जैसे आपने कहा कि आप एक यूट्यूब ब्लॉगर है और फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो इसमें अगर कोई भी हमारी जो वीआई है गूगल करते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं तो उनको क्या मिलेगा? जी, इसमें आप YouTube पर सिमरन चावला व्लॉग सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। जो मैं कैफेज में अभी जनरली तो दिल्ली का ही कवर करती हूँ, यहाँ पर जो खाने की जगहें हैं और मेरे को खाना बहुत पसंद है, तो अलग अलग तरह की चीजें जिनके मतलब जैसे अभी हमने एक कैफे कवर करा था जहाँ पर पिज्जा मिलता है हार्ट शेप में। तो इस तरह की यूनिक चीजें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो कवर करूँ ताकि लोगों को पता चल पाए कि क्या क्या चीजें यूनिक हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये इस तरह के मैं फूड ब्लॉग्स बनाती हूँ। और एक और मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है यूट्यूब चैनल पर, वो भी आपको सिमरन चावला व्लॉग्स में ही मिल जाएगा। और ये मैंने स्पेसिफिकली विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स के लिए किया है। जैसे काफी मैंने मतलब मुझे पता चला था कि काफी लड़कियां मेकअप नहीं कर पाती, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने बहुत मुश्किल से बहुत चैलेंजेस के साथ मेकअप सीखा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियोस उस पे ट्यूटोरियल्स बनाकर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सबके लिए भी कुछ मतलब उस मेकअप को थोड़ा सा इजी बना पाऊं। अगर वो आप करना चाहें और वो वीडियोस ट्यूटोरियल्स देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। और तो YouTube पे आप सिमरन चावला व्लॉग्स सर्च कर सकते हैं और आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सिमरन जी। वक्त होता तो हम और भी बहुत सारी बातें आपसे करते, इतने सारे सवाल है मेरे मन में अभी भी जानने को सीखने के लिए आप, और आपकी प्रोफाइल में बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं पूछ भी नहीं पाई हूँ। तो आज के लिए हम आपसे विराम लेते हैं और हम आशा करते हैं आपसे फिर मिल सकें। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप सबसे बात करके। और किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी मदद की जरूरत है तो आप मेरे को जरूर बताना और मैं मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल होगा मैं वो करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सिमरन जी। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मेहमान जो मन की आंखों से कार्यक्रम से आप सभी की मन की आंखों से जीवन को देखने के लिए प्रेरणा दी है। असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर हम करना चाहते हैं तो। इच्छा है, अगर जज्बा है, आप करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये करके दिखाए हैं आज का हमारा सिमरन जी। ऐसे ही अनुभव उनसे फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।